Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today I am again here with a new video lecture, and this video is related to Aristotle's Poetics. And you know, poetics is very important for all the exams, whether it is PhD, UGC NET English literature or other state exam. So today in this video lecture we will do the quick revision of Aristotle's Poetics, because sometimes we think that all these things are prepared, but when the question comes before us we think that oh my god, आई एम टू मच कन्फ्यूज्ड, इसका ये होगा कि ये होगा. सो टुडे आई थॉट दैट आई शुड मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या. तो फ्रेंड्स देखिए, अब स्टार्ट करते हैं. और इसमें एरिस्टोटल के पोइटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? इसमें 26 चैप्टर्स हैं. ठीक है. इसमें इन्होंने वेरियस फॉर्मेटिव एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजेडी के. ट्रेजेडी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन्होंने एलिमेंट्स बताए हैं. कितने एलिमेंट्स बताए? 6 बताए हैं. जिसमें मेरा फर्स्ट है प्लॉट. प्लॉट को इन्होंने बोला है मिथॉस. कैरेक्टराइजेशन जिसको बोला है इथॉस. डिक्शन जिसको बोला है लेक्सिस. थॉट जिसको बोला है डायना. स्पेक्टिकल जिसको बोला है ऑप्सिस. एंड सॉन्ग जिसको बोला है मेलोस. तो फ्रेंड्स ये इनके नेम्स याद रखिएगा कि प्लॉट को क्या बोला गया है, कैरेक्टराइजेशन को क्या बोला गया है, डिक्शन को क्या बोला गया है, थॉट को क्या बोला गया, स्पेक्टिकल को क्या बोला गया और सॉन्ग. तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स जो कि एरिस्टोटल ने बताया एक ट्रेजेडी के. अब प्लॉट में ये बात करते हैं 2 टाइप्स के प्लॉट की. एक है सिंपल प्लॉट, एक है कॉम्प्लेक्स प्लॉट. सिंपल प्लॉट वो प्लॉट होता है जिसमें जो हीरो होता है उसकी लाइफ में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है. जैसे उसकी लाइफ जिस डायरेक्शन में चल रही होती है वैसे ही चलती रहती है. उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, ना ही उसकी लाइफ में कोई भी कैटास्ट्रॉफी होती है. ठीक है. और जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसके अपोजिट साइड सिंपल प्लॉट जो कि स्टोरी एज यूजुअल चल रही है. कॉम्प्लेक्स प्लॉट जिसमें जो हीरो का फॉर्चून होता है, उसका जो भाग्य होता है वो राइज होता है एक सर्टेन पॉइंट पे. उसके बाद क्लाइमैक्स पे आके उसका जो फॉर्चून होता है वो फॉल डाउन हो जाता है रैपिडली. इसको इजी लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. एक पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंचता है और उसके बाद उसका फॉल डाउन हो जाता है जब क्लाइमैक्स आता है. तो ये हुए 2 टाइप्स के प्लॉट. ठीक है. अब ये अपने वर्क में 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि फर्स्ट है द यूनिटी ऑफ एक्शन, द यूनिटी ऑफ टाइम और द यूनिटी ऑफ प्लेस. अब इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिस्टोटल ने फोकस किया, उन्होंने फोकस किया द यूनिटी ऑफ एक्शन में. वो बोलते हैं कि अगर यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स अगर हमारा कोई भी ड्रामा चल रहा है, ट्रेजेडी चल रही है, अगर उसमें एक्शन बहुत अच्छा हो रहा है तो टाइम और प्लेस क्या हो जाता है, उसमें कवर हो जाता है. लेकिन अगर एक्शन ही अच्छा नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बेकार है. सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मूवी देखें. ठीक है. उसमें जो टाइम की सेटिंग है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इवेंट सारी चीज़ें घटित हो रही हैं वो सब ठीक है. प्लेस भी ठीक है उस ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग, ड्रामा के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्शन अच्छा नहीं है. ठीक है. तो आप लोग यही बोलते हो ना, अरे यार ये क्या है, एकदम मज़ा ही नहीं आया, कितना ख़राब एक्शन करी, इसकी एक्टिंग देखो कितनी ज़्यादा ख़राब है, इससे अच्छा तो एक्शन मैं ही कर लूँगी. कोई भी वॉट एवर, मैं भी जब कोई टीवी में कोई भी चीज़ देखती हूँ तो जब मुझे ठीक ठाक सब लगता है तो ठीक है, लेकिन सपोज दैट कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है तो हम सब लोग यही बोलते हैं इससे बेटर तो मैं ही कर सकती हूँ, क्या बकवास मूवी है या कुछ भी ड्रामा वॉट एवर आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़. तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज़ के बारे में बात की है, टाइम, एक्शन एंड प्लेस, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस वो करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन में. अब आगे ये बताते हैं कि ट्रेजेडी के इन्होंने 3 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है परपेटी, सेकंड है एनाग्नोसिस एंड थर्ड है सफरिंग. तो फर्स्ट परपेटी में ये बताते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है. ठीक है. तो जब क्लाइमैक्स आता है तो उसमें जो हीरो होता है
उसका फॉर्चून डायरेक्टली चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसमें सडन चेंजमेंट आता है तो वो होता है परपेसिया, उसको परपेटिया भी बोला जाता है। तो मतलब आप इसका मतलब निकालेंगे आ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स व्हील। आपका अच्छा एकदम सब कुछ बेटर चल रहा है, उसमें अचानक से क्या हो जाता है, उसमें चेंजमेंट आ जाता है। इसी को टर्म को बोला गया परपेटी। सेकेंड आता है एनागोनोसिस। एनागोनोसिस का मतलब है कि आपके फॉर्चून में अचानक से चेंजमेंट क्यों आया, उसकी आपको नॉलेज हो जाना, ठीक है। मतलब इसको हम डिस्कवरी भी बोल सकते हैं। तो आपको जो आपके फॉर्चून में चेंजमेंट आया उसके पीछे रीज़न क्या था, तो वो आपको उसकी नॉलेज मिल गई और जो आपका इग्नोरेंस था वो आपका दूर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा होता है डिस्कवरी, मतलब एनागोनोसिस। थर्ड है आपका सफरिंग। जो सफरिंग बना है ये कॉम्बिनेशन है किसका, परपेटी का और एनागोनोसिस का, ठीक है। परपेटी मतलब आपके फॉर्चून में, आपके भाग्य में अचानक से चेंजमेंट आया, वो कैसे आया उसकी आपको नॉलेज हो गई, एनागोनोसिस हो गया। इसकी वजह से जो आपको सफ़र करना पड़ा उस ट्रेजिडी में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सफरिंग। वो सफरिंग किसी भी काइंड की हो सकती है, वो कोई भी मर्डर हो सकता है, मिसफॉर्चून होता है, वुंडिंग होता है, किसी भी तरीके से आपको सफ़र करना पड़ेगा, तो वो मेरा होता है सफरिंग। किसी भी ट्रेजिडी में आप देखते हैं कि अचानक से कोई घटना घट जाती है, घटना घट जाने के बाद फिर हीरो पता करता है कि आखिर वो घटना घटी क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसको वो रीज़न पता चल जाता है। उसके बाद उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो ये ट्रेजिडी के 3 एलिमेंट्स हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है हमार्शिया। हमार्शिया का मतलब क्या होता है, हमार्शिया का मतलब होता है, हमार्शिया इज़ द ट्रेजिक एरर। एक ट्रेजिक एरर होती है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोई हीरो है, सपोज दैट ट्रेजिडी है, उसका कोई हीरो है, तो उसके साथ कोई ट्रेजिडी होती है, ठीक है, तो वो उसको समझने में कि एग्जैक्टली उसके साथ ये ट्रेजिडी कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो वो गलत चीज़ समझ लेता है। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप ये भी कह सकते हो, जिसकी वजह से चेन बन जाती है गलत चीज़ें होने की। उसने उसके उस ट्रेजिडी के पीछे था कोई और, हीरो ने किसी और को समझ लिया, उसके बाद एक के बाद एक गलत चीज़ें होती चली गई। तो वो मेरा होता है हमार्शिया। मीन्स हमार्शिया मतलब ट्रेजिक एरर। एरर से मतलब आप समझते हो ना, गलती हो जाना। तो गलती किससे हो जाती है, हीरो से हो जाती है समझने में। तो यहाँ पे हो गया आपका हमार्शिया, आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड टर्म आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ है, मतलब प्लॉट कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका साइज़। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपका प्लॉट ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा प्लॉट बड़ा होगा तो जब भी कोई, मैं या आप कोई भी उस ट्रेजिडी को देखेंगे, उस प्लॉट को पढ़ेंगे, तो ज़्यादा बड़े होने की वजह से स्टार्टिंग भूल जाएंगे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, और फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़े होने में ये होता है। और अगर ज़्यादा छोटा होगा, अगर प्लॉट साइज़ ज़्यादा छोटा होता है, इसका मतलब है कि उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स बीच में छूट जाएंगे, उससे भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड का, कि मैग्नीट्यूड उस टर्म को रिफ़र करता है जहाँ पे प्लॉट की बात होती है। प्लॉट ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, उसकी एक सर्टेन लेंथ होना चाहिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है कैथार्सिस। कैथार्सिस क्या होता है फ्रेंड्स, ये पोइटिक्स का बहुत पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो नहीं है डिटेल में, बट एग्जैक्टली मैं यहाँ पे वो टर्म बता दे रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एग्जैक्टली आपका रिवीजन हुआ भी या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कैथार्सिस क्या है।
कैथारसिस की अभी जो स्पेलिंग है वो है सी से स्टार्ट होती है, CATHARSIS। लेकिन जब एरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया था तो तब स्पेलिंग थी इसकी के से स्टार्ट हुई थी, KATHARSIS। ठीक है। इसका ग्रीक लैंग्वेज में 3 मीनिंग्स होते हैं कैथारसिस के। एक होता है परगेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इसका मतलब कैथारसिस का ये है, अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जब ऑडियंस किसी ट्रेजेडी को देख रही है तो उसका माइंड ना सॉरोफुल हो जाता है। जो एंड होना चाहिए ट्रेजेडी का वो ऐसा एंड होना चाहिए जिससे पब्लिक सेटिस्फाई हो जाए, उसको दिमाग में थोड़ा शांति मिले, उसका दिमाग काम हो जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्रेजेडी में सिर्फ सफरिंग ही देख रहा है, फियर देख रहा है, पिटी देख रहा है और इस तरीके की चीज़ें देख रहा है। तो लास्ट जब हो किसी भी ट्रेजेडी का तो उसका लास्ट सेटिस्फैक्शन वाला होना चाहिए जिससे ऑडियंस को अच्छा लगे। अब यहाँ पे यही कैथारसिस का मतलब है। कैथारसिस इट मीन्स दैट कि लास्ट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जिसमें जो ऑडियंस है, जो सफरिंग देख रही है, जो उसको शुरू से स्टार्टिंग से देख रही है कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है, तो लास्ट में उसको शांति मिले ये देख कि ओह नाउ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, वो ये चीज़ बोले। तो यहाँ पे हो गया आपका कैथारसिस। आगे एरिस्टोटल ने 4 एलिमेंट्स बताए हैं, मीन्स कैरेक्टराइजेशन 4 बताए हैं कि कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए। कैरेक्टर्स की 4 कैरेक्टराइजेशन बताई हैं, जिसमें फर्स्ट वो कहते हैं द कैरेक्टर्स मस्ट बी गुड। ठीक है। सेकंड है द कैरेक्टर्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट। थर्ड दे मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। एंड द लास्ट वन इज द कैरेक्टर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट। ठीक है। अभी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको समझ जाएंगे। तो आप बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। एरिस्टोटल के पोइटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, मैंने बस आपको एक आउटव्यू दिया जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे गए थे तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स क्रिटिकल पोजीशन। ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे। तो इसका आंसर था द बेस्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट विल बी बोथ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिफाइड। एवरी पार्ट ऑफ द वर्क विल बी एसेंशियल टू इट एंड विल बी लिंक्ड टू एवरी अदर पार्ट। ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि किसी भी वर्क का पार्ट है वो एक दूसरे से ना मैच करना चाहिए, लिंक करना चाहिए, और ये होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी भी चीज़ की लिंक होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि आपने पूरे दिन घर पे क्या किया, तो आप कैसे बताएंगे? पहले मैंने डिनर किया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने शॉपिंग की, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने ब्रश किया। तो ये कोई लिंक नहीं है। ठीक है। लिंक आप सुबह से रात तक एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहीं पे इनके कहने का मतलब है कि किसी भी वर्क का एवरी पार्ट एक दूसरे से लिंक होना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजकीय डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन था एनागोनोसिस इन एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म सिग्निफाइज। मीन्स एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म में एनागोनोसिस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो अभी मैंने आपको बताया अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। एनागोनोसिस मतलब जो चीज़ आपको पता नहीं थी, आपके अंदर इग्नोरेंस थी, उससे आपको नॉलेज मिल गई, तो वो टर्म हो गया एनागोनोसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी राजकीय डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा गया था, हमार्शिया इन एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म डिनोट्स। हमार्शिया किसको डिनोट करता है? हमार्शिया क्या होता है? द फैटल लॉ। ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा, अभी पहले हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, आप सबको आ गया होगा कि एरिस्टोटल के हिसाब से द सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है। सो द आंसर इज प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
terms refers to a surprise development in the action. सरप्राइज एक्शन से आप समझ रहे हो, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है और एकदम से अचानक से कोई चीज़ ना सडनली चेंजमेंट आ जाता है उसमें, ठीक है, एक्शन में, तो वो मेरा क्या होता है, परपेटिया। अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था इसको। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ काम बन जाएगा इस वीडियो से, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कल फिर से कुछ नया रिवीजन करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।